Hello, बच्चों. Today we are going to discuss high courts of India. In each and every state, there is a high court, and there it is possible कि for two or more than two states there is a high court according to the provisions of the constitution. तो हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा. ये प्राथमिकता है, ये आवश्यकता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, और स्टेट लेवल पर हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट होगा. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल सिस्टम. The Indian Constitution is founded upon the doctrine of separation of powers. As per this doctrine, there are three organs. The first is legislature, second is judiciary, and executive, and all these three organs should discharge their functions independently. None should encroach one upon another. Nevertheless, in India, this doctrine is not applicable strictly, but checks and balance theory is applicable. ओके तो अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के तीन पिलर्स हैं, बेसिक पिलर्स हैं, जो है लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव. और कहीं ना कहीं इनमें पावर्स की जो ओवरलैपिंग है आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी. ठीक है, चाहे हम जुडिशरी और लेजिस्लेचर की बात करें, चाहे हम जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव की बात करें, या हम एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात करें. अब हम हायरार्की देखते हैं कोर्ट्स की. सबसे ऊपर अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट है. द हाईएस्ट अथॉरिटी इन इंडिया इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. हर स्टेट में हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट है. और महानगरीय क्षेत्रों की बात करें तो महानगरों में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स है. तो फर्स्ट थिंग, तो ऐसे नगर, ऐसी सिटीज जिनकी जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है वो आपकी 10 लाख से ज्यादा है. ओके, सो दे आर नोन एज मेट्रोपॉलिटन कोर्ट. तो वहां पे जो कोर्ट एस्टेब्लिश की वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, और वहां पे जो कोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है वो महानगर न्यायालय होते हैं. तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स अगर सिविल मामलों में देखा जाए तो सिविल कोर्ट में हो जाएगा सिटी सिविल कोर्ट. मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स वो किसमें आ जाएगा? सिटी सिविल कोर्ट एंड स्मॉल कॉज कोर्ट. अब उसके बाद आता है क्रिमिनल कोर्ट में सेशन कोर्ट, फिर चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट. ओके, फिर है अगर हम जनरली डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सिविल एंड क्रिमिनल में सिविल हाईएस्ट सिविल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. उसके बाद है सीनियर सिविल जज, देन प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, देन मुंसिफ. तो अब इसमें क्रिमिनल कोर्ट की बात की जाए तो सेशंस कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास. तो मतलब क्रिमिनल कोर्ट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेशन कोर्ट, उसके बाद आ जाता है सेशन कोर्ट के ऊपर आ जाता है हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. सिविल की बात की जाए तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट, प्रिंसिपल सिविल जज, प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, सीनियर सिविल जज, कनिष्ठ खंड एंड वरिष्ठ खंड, दो खंड होते हैं. और उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट. यही चीज मेट्रोपॉलिटन में भी एप्लीकेबल होती है. बट दिस इज नॉट द फुल एंड फाइनल हायरार्की ऑफ द कोर्ट्स. आजकल बहुत सारे एक्ट्स के अकॉर्डिंग ये कंपलसरी किया गया है. क्या कंपलसरी किया गया है कि हमें यहाँ पर स्पेशल न्यायालय, स्पेशल कोर्ट्स चाहिए. फॉर एग्जांपल पॉक्सो की बात कर दी है, एनडीपीएस की बात कर दी है. तो उसके लिए कोर्ट जो वो एक्ट के अकॉर्डिंग जो कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए जाते हैं वो भी इनके ही तहत कहीं ना कहीं किए जाते हैं. मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होता है उसे माना जाता है. ओके, नाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग दिस. Article 214 says that every state has a high court operating within its territorial jurisdiction, but the parliament has the power to establish a common high court for two or more states. Article 231. ठीक है, जनरली क्या होगा, हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, लेकिन हाई कोर्ट होगा, और लेकिन जो पार्लियामेंट है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक स्टेट मतलब एक ही हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है. जैसे एग्जांपल के लिए पंजाब एंड हरियाणा हैव कॉमन हाई कोर्ट. सिमिलरली देयर इज वन हाई कोर्ट फॉर असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा. सो इन इंडिया नीदर द स्टेट एग्जीक्यूटिव नॉर द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एनी पावर टू कंट्रोल द हाई कोर्ट. स्टेट लेजिस्लेचर के पास, स्टेट एग्जीक्यूटिव के पास कोई पावर नहीं है कि हाई कोर्ट को कंट्रोल करे, और टू आफ्टर इट्स कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, इट इज ओनली पार्लियामेंट विच कैन डू इट. ये काम केवल संसद का है, उसी के द्वारा किया जा सकता है. इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द पार्लियामेंट may by law extend the jurisdiction of the high court or exclude the jurisdiction of the high court from the union territory or create high court for a union territory. ये संभावनाएं हैं, और इसीलिए thus Delhi a union territory has a separate high court of its own, while the Madras high court has jurisdiction over the Pondicherry. Kerala high court has jurisdiction over the Lakshadweep, and Mumbai High Court has jurisdiction over the Dadra and Nagar Haveli. The Kolkata High Court have jurisdiction over Andaman and Nicobar Island, and the Punjab High Court over the Chandigarh. तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं.
तो कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट्स, अब हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या होता है, कैसे होता है, इसका निर्माण, संगठन कैसे किया जाता है, कैसे बनाया जाता है. एवरी हाई कोर्ट शैल कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड सच other judges as the president of India may from the time to time appoint. Beside the president has the power to appoint क्या क्या, इसके अलावा मतलब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा किस किस को अपॉइंट कर सकता है. अब वो सारे पॉइंट्स हैं ABCD जो बताए, AB और बताए. एडिशनल जज फॉर टेम्परेरी पीरियड not exceeding 2 years for the clearance of areas of working in a high court. An acting judge, एडिशनल और एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकता है चीफ जस्टिस के अलावा. एक्टिंग जज व्हेन अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट अदर देन चीफ जस्टिस टेम्परेरीली एब्सेंट और अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज और इज अपॉइंटेड टू एक्ट टेम्परेरीली एज चीफ जस्टिस. But neither an additional nor an acting judge can hold office beyond the age of 62 years. तो मैक्सिमम जो एज है, जो 15th अमेंडमेंट के थ्रू ये एज की गई थी, एक्ट एज ऑफ रिटायरमेंट रेज फ्रॉम 60 to 62. तो फिर 15वें जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें 60 से 62 एज को बढ़ाया गया था, 2 साल बढ़ा दिए गए थे. अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ ऑफिस. ऑफिस का यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ऑफिस वर्ड यूज किया जाता है उसे कहा जाता है पद, किसी पोस्ट की बात की जा रही है. ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट. Every judge of a high court shall be appointed by the president. In making the appointment, the president shall consult the chief justice of India and the governor of the state and also the chief justice of that high court in the matter of appointment of the other judges other than the chief justice. Okay, tenure कितना होगा, जो उनकी एज है 62 साल, तब तक का उनका टेन्योर होगा. एवरी जज परमानेंट, एडिशनल और एक्टिंग. तो जज कितने प्रकार के हो गए, परमानेंट हो गए, एडिशनल हो गए और एक्टिंग हो गए. मतलब परमानेंट के अलावा एडिशनल एंड एक्टिंग हो सकते हैं. मे वैकेट हिज ऑफिस ईदर अर्लियर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. तो वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं. उन्हें रेजिग्नेशन किसे देना होगा, प्रेसिडेंट को देना होगा. ठीक है, किसके द्वारा, किसको दिया जाता है, हाई कोर्ट में अगर कोई जज अपनी पोजीशन छोड़ना चाहता है, रिजाइन करना चाहता है, तो उसे प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देना होगा. By being appointed a judge of the Supreme Court of being transferred in the any of the High Court by the President. यदि उसे सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे जज को अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाता है वह, और उसके बाद है कि अगर एनी अदर, जो दूसरा हाई कोर्ट है, दूसरा जो प्रेसिडेंट है, ट्रांसफर बाय दी एनी अदर हाई कोर्ट, क्या एक हाई कोर्ट में आपका वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है, उस समय इसकी बात की जा सकती है. प्रेसिडेंट, तो अब वो उसका ऑफिस क्या हो जाएगा, वैकेट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, स्थान रिक्त हो जाएगा. बाय रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट. तीसरा तरीका हो गया जहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा उसे रिमूव कर दिया गया, पोजीशन से हटा दिया गया, ऑन एड्रेस ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सपोर्टेड बाय द वोट ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट on the ground of proved misbehavior or incapacity. The mode of removal of a judge of high court shall thus be the same as the judge of the Supreme Court. ठीक है, तो जिस तरह से अगर रिमूव किया जा रहा है, तो 3 हमने बेसिकली तरीके देखे, जहां पे व्यक्ति रिजाइन करते हैं, जहां पे उसका ट्रांसफर हो जाए, प्रमोशन हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, या दूसरा हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए, और जहां पे किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट जज की पोजीशन से हटा दिया जाए. अब है इंडिपेंडेंस ऑफ जजेस एंश्योर्ड. ये मतलब जो जजेस की जो स्वतंत्रता है उसे एंश्योर किया जाए. As in the case of the judges of the Supreme Court, the Constitution seeks to maintain the independence of the judges of the High Courts by a number of provisions. अभी क्यों किया जाए? By laying down the judge of a High Court shall not be removed except in the manner provided for the removal of a judge of the Supreme Court. कैसे मानेंगे कि जज की जो स्वतंत्रता उसे इंश्योर किया गया है कि जो जज को अगर किसी प्रॉपर पोजीशन से हटाया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, तो कैसे किया जाएगा, हाउ वी आर गोइंग टू रिमूव दैट पर्सन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जज, जो एक रिमूवल का प्रोसेस है, हमें वो फॉलो करना होगा. By providing that expenditure in respect of the salaries of the judge shall be charged on the consolidated fund of the state. मतलब जिस सैलरी पे उसे अपॉइंट किया जाता है उससे कम सैलरी उसे नहीं दी जा सकती है. By specifying the constitution the salary payable to the judge and providing that allowance of the judge or his right in respect of absence or pension shall not be varied by parliament to his disadvantage after his appointment. मतलब फिर से उसे कर्टेल नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, कम नहीं किया जा सकता, एक्सेप्ट अंडर अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. इसका एक ही अपवाद है, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तब उसको आप कम कर सकते हो. बाय लेइंग डाउन द आफ्टर द रिटायरमेंट, जो परमानेंट जो जज हैं, परमानेंट जज ऑफ हाई कोर्ट, अब हम बाकी 2 जजों की बात नहीं कर रहे हैं, एक्टिंग जज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना. तो परमानेंट जज है जो हाई कोर्ट का, ही शैल नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी ऑफ द कोर्ट, मतलब किसी भी लोअर कोर्ट में वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता. सीधी सी बात है, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता. हाँ, लेकिन वो किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट में उसको प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है. ओके, तो हाई कोर्ट आफ्टर हाई कोर्ट अदर देन दी हाई कोर्ट इन विच ही हेल्ड
he had held his office. Okay, control of the union over high court. Okay, appointment, transfer from one high court to another, and removal and determination of dispute as to age of the high courts, the constitution and organization of the high court, and the power to establish a common high court for 2 or more states. अब कहाँ कहाँ यूनियन का है, किन किन मामलों में जो हमारा जो संघ सरकार है, जो केंद्रीय सरकार है, वो हाई कोर्ट पर अपना कहीं ना कहीं वर्चस्व कायम रखती है. तो पहला हो गया अपॉइंटमेंट की बात हो गई. दूसरा हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड द पावर टू एस्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट. जब दो राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट एस्टेब्लिश करना है, उसमें टू एक्सटेंड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाना या कम करने में ये कौन करता था? ये यूनियन पार्लियामेंट का क्षेत्राधिकार है. अब हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है. ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स, तो हर हाई कोर्ट का, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी हाई कोर्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अटेम्प्ट detailed definition or clarification of the different types of jurisdiction of the high courts. ओके, तो jurisdiction related जो provisions हैं वो scattered है, बिखरे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम उसे collectively जब हम पढ़ेंगे, अलग अलग provisions से हम निकाल कर हम पढ़ते हैं, तब हमें पता लगता है कि बहुत प्रकार के जो jurisdiction एक क्षेत्राधिकार हैं, हाई कोर्ट किन मामलों में क्षेत्राधिकारिता रखता है, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिल सकती है. ओके, so the constitution does not attempt detailed definition at one place in a one provision. It was presumed that the high courts which were functioning with well-defined jurisdiction and the time of the framing of the constitution would continue with it and maintain their position as the highest court in the state. कि जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था, उस समय जो ऑलरेडी हाई कोर्ट्स थे, ठीक है ना, वो अपनी पोजीशन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और वो उस स्टेट के हाईएस्ट कोर्ट माने जाएंगे. The constitution accordingly provided that the high courts would retain their existing jurisdiction and any future law that was to be made by the legislature. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, अब हम इसकी ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं. पहला है ओरिजिनल, मतलब मूल क्षेत्राधिकार. तो सबसे पहले हाई कोर्ट का क्या अधिकार है? तो पहले एक बार ये देख लीजिएगा कि जो हाई कोर्ट है कलकत्ता, बंबई और मद्रास का, हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस अराइजिंग विद इन देयर सिटीज. ठीक है, तो हमने पहले ये बात कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के आते समय, मतलब एग्जिस्टेंस में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया है हमारा, उस समय तक जो ऑलरेडी हाई कोर्ट एग्जिस्टिंग थे वो अपना काम कंटिन्यू रखेंगे. तो पहली चीज ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन उसी के संदर्भ में है कि हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बंबई एंड मद्रास, दे हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन क्रिमिनल एंड सिविल केसेस अराइजिंग विद इन दीज सिटीज. ठीक है, एन एक्सक्लूसिव राइट एंजॉयड बाय दीज हाई कोर्ट्स in that they are entitled to hear civil and cases which involve property worth over 20,000. अब 20,000 नहीं है, अब 20 करोड़ से ऊपर के मामले हो गए हैं. लेकिन एक बात और याद रखिएगा, ये बेसिक जो प्रोविजन में ये बात कही गई थी कि इतने मामले, ये पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन है, लेकिन पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन जनरली पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड होता है. ये चेंज होता रहता है और कई बार ये वेरी कर सकता है. ठीक है ना, ये वेरी कर सकता है. ठीक है ना, ये 20,000 इट इज नॉट द लिमिट. नाउ इट इज अमेंडेड. ओके, लेकिन बेसिक लॉ में ये था, वहां से प्रोविजन लिया गया. तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन है वो पार्लियामेंट के द्वारा समय समय पर चेंज किया जाता है. क्योंकि जब हम ज्यूरिसडिक्शन की बात करते हैं, क्षेत्राधिकार कि कहाँ पर एक्सटेंड किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, तो लेकिन ये बेसिक था कि किन मामलों पे उसका क्षेत्राधिकार होगा. तो रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, दूसरा इसका हो गया जो फंडामेंटल राइट्स है. देयर इज एनी वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट कैन इशू इट. ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है. विद रेस्पेक्ट टू अदर केसेस, ऑल हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इन द केसेस व्हिच आर रिलेटेड टू विल, डाइवोर्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एडमिरलिटी. इलेक्शन पिटिशंस कैन बी फाइल्ड इन डायरेक्टली इन द हाई कोर्ट्स. ठीक है, तो ये इनके ओरिजिनल. तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि जहां पे ये अपना मूल क्षेत्राधिकार, जहां पे हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट बन जाएगा. कौन से मामले हो गए जहां पर हाई कोर्ट को हम ट्रायल कोर्ट मान रहे हैं. ठीक है, कि पहली बार मामला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सीधा हाई कोर्ट के पास आ रहा है. तो दीज आर कंसीडर्ड एज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. फिर है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन. तो दूसरा है अपीलेट, ये फॉर्मेटिंग में आ गया, अपीलेट बीच में आना था. अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, इन सिविल केसेस एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डिसीजन. ठीक है ना, एन अपील कैन ऑल्सो बी मेड फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट डायरेक्टली इफ द डिस्प्यूट इन्वॉल्व अ वैल्यू हायर देन द 5,000. नाउ अगेन इट इज चेंज टाइम टू टाइम. इन गुजरात इट इज डिफरेंट, इन राजस्थान इट इज डिफरेंट. ओके, तो अपील सिविल कोर्ट में, सिविल केसेस में अपील की जा सकती है हाई कोर्ट में. अब देखिए, अब यहाँ पे जो आपको प्रोविजन याद रखना है, यहाँ पे सिविल केस लिखा हुआ है, अमाउंट यहाँ लिखा हुआ है. अब इस अमाउंट को भूल जाओ. अब आ जाइए आप सीपीसी पे. अब इस केस में जैसे ही सिविल केसेस आते हैं,
ठीक है। जैसे ही सिविल मैटर्स आते हैं तो बच्चों आप सीधे सीधे चले जाओ सिविल केसेस में। कहाँ जाना है आपको? अपील के मामले में, फर्स्ट अपील और सेकंड अपील की जहां बात की गई है सीपीसी में, सेक्शन 96 में, ठीक है, सेक्शन 96 में, दूसरा सेक्शन सेक्शन 100 में, तीसरा सेक्शन 107 में, ठीक है ना। तो ये तीनों प्रोविजन है, उसमें जो जो लिखा है वो सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी है। अमाउंट में अगर चेंज है तो सीपीसी में अमाउंट चेंज किया जा सकता है। तो ये जो अमाउंट है 5,000 नहीं है, 5,000 से बहुत बढ़िया है हाईकोर्ट का। तो ये आपको याद रखना होगा कि इन सिविल केसेस एन अपील कैन बी मेड टू द हाई कोर्ट और कहाँ पे? सिविल मैटर्स में। अब दूसरा आ जाए क्रिमिनल मैटर्स में। क्रिमिनल मैटर्स में किन किन मामलों में हाई कोर्ट में अपील जाएगी वो फिक्स्ड है। वो कौन कौन से? इधर सेशन जज हैज अवॉर्डेड एन इम्प्रिजनमेंट फॉर 7 ईयर और मोर, 7 साल से ज्यादा का कारावास दिया है तो अपील जाएगी हाई कोर्ट में। इफ द सेशन जज हैव अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, जहां पे कैपिटल पनिशमेंट दी है, ठीक है ना, मृत्युदंड दिया, तो कंफर्मेशन के लिए कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट के पास जाएगा। द जुरिसडिक्शन ऑफ, और या फिर उसके अगेंस्ट अपील होती है तो अभी हाई कोर्ट के पास जाएगा। ओके, द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एक्सटेंड टू ऑल केसेस अंडर द स्टेट ऑफ फेडरल लॉज and in constitutional cases if the high court certifies that the case involves a substantial question of law, अगर किसी भी मामले में अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है, सर्टिफिकेट दे देता है कि भाई इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निपटाना चाहिए, देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, उन मामलों को सीधा सीधा कहाँ भेजा जाएगा? सुप्रीम, वहां पे हाई कोर्ट के पास भेजा जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे मामलों में जहां पे मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भेज रहा है, तो यहां से हाई कोर्ट से अपील की भी बात कह दी गई है एक पॉइंट में। ओके, अब हाई कोर्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट इज ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हाई कोर्ट आर ऑल्सो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लाइक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। तो इंडिया में कौन कौन से कोर्ट्स हैं जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल दी हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है, दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि इनकी रिकॉर्डिंग होती है, डे टू डे जो प्रोसीडिंग होती है, जो जजमेंट दिए जाते हैं, जो केसेस चलते हैं, उनकी रिपोर्टिंग होती है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है, प्रॉपर फॉर्मेट में आपके सामने वो आते हैं, ठीक है। आपने जैसे केसेस के नंबर देखो, AIR ऑल इंडिया रिपोर्टर, वो क्या है कि एक रिकॉर्डिंग है, वो जितने सुप्रीम कोर्ट के केसेस है वो उसमें SSC सुप्रीम कोर्ट केसेस, इसी तरीके से जो विभिन्न हाई कोर्ट्स हैं उनकी भी जो प्रोसीडिंग्स चलती है डे टू डे, उनकी रिकॉर्डिंग होती है, जजमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। तो दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड्स ऑफ द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी यूज्ड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स फॉर डिसाइडिंग केसेस। ऑल हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू पनिश ऑल केसेस और कंटेम्प्ट बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन। अब है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स बहुत है, ठीक है। अगर किसी हाई कोर्ट की बात की जाए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर बहुत है। इट सुपरिटेंड्स एंड कंट्रोल ऑल दी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर आने वाले जितने भी कोर्ट्स हैं, वो उनको कंट्रोल करता है। इट कैन आस्क फॉर डिटेल्स ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। इट इशूज rules regarding the working of the subordinate court. It can transfer any case from one court to another court and can also transfer the case to itself and decide the same. It can inquire into the record or connect document of the subordinate court. It can appoint the administrative staff or determine their salaries and allowance and conditions of service. मतलब हाई कोर्ट को अपने जो जितने भी अपने सबऑर्डिनेट जो बंदे अपॉइंट करने ना, क्लरिकल स्टाफ वगैरह, ऑफिस स्टाफ, वो सारा हाई कोर्ट करता है। सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड जितने रूल है वो हाई कोर्ट बनाता है, कितने और जितने भी बातें हैं ना सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड, जितने डिसीजन लिए जाते हैं वो सारे हाई कोर्ट लेता है, ठीक है ना। स्टेट में तो सारी पावर्स किसके पास हो गई? हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट के पास हो गई है। स्टेट के जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनकी पावर। ओके, अब है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। हाई कोर्ट्स हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। दे हैव द पावर टू डिक्लेयर एनी लॉ और ऑर्डिनेंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज फाउंड टू बी अगेंस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पावर ऑफ सर्टिफिकेशन एक स्पेशल पावर है कि अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील जाती है तो इसको सर्टिफाई करना होता है कि यस देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ which must be decided by the Supreme Court of India, ये सर्टिफाई करना होता है। हाई कोर्ट ऑटोनॉमी, स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट्स कैन बी कॉर्रोबोरेटेड बाय द पॉइंट्स गिवन बिलो। अब कैसे हम कह सकते हैं कि ये स्वायत्त है, फ्री है, इंडिपेंडेंट है? अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। The appointment of judges of the high courts lies with the judiciary itself and it is not connected to the legislature or executive. जो हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें जुडिशरी के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। टेन्योर ऑफ द जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट विच इज 62. A high court cannot be removed except an address of the president.
सैलरीज और अलाउंस जिस पर इनको अपॉइंट किया जाता है, जो भी इनको फंड मिलता है उससे कम पे नहीं दिया जाएगा अनटिल एंड अनलेस देयर इज इमरजेंसी। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि देखिए जजेस का अपॉइंटमेंट वाला फिर एक और क्वेश्चन आता है एनजेसी वर्सेस कॉलेजियम। तो अगला जो लेक्चर होगा उसी पर मैं लेने वाली हूँ, उसी के जो केसेस है हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उनकी जो सैलरीज अलाउंस है उनको स्वायत्तता मिली हुई है कि जिस पर उन्हें अपॉइंट किया गया है उससे कम पे उन्हें नहीं रखा जाएगा। पावर्स की बात करते हैं, द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट कट द पावर्स एंड द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। Conduct of the judges, unless a motion of impeachment has been moved, the conduct of the high court judges cannot be discussed in the parliament. Okay? विशेषाधिकार की बात की जाती है, लेकिन विशेषाधिकार जब भी हम बात करते हैं ना विशेषाधिकार की, तो विशेषाधिकार में आप ये याद रखिएगा कि प्रिविलेज मिला हुआ है, इम्यूनिटीज मिली हुई है। तो कि पार्लियामेंट में संसद के जो सदस्य हैं हम कोई बात कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दे कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जज। वो किसी जज के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकते। ओके, तो ये एक स्पेशल बात है जो किसी बात का ऑटोनॉमी में आ सकती है। तो रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट हाई कोर्ट जज किसी भी लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, ताकि वो उन्हें अपनी डिग्निटी मेंटेन करनी होती है, इसलिए। Article 226 and 227 are the parts of the Constitution which define the powers of the High Court. 226 में क्या गया? It empowers the High Court to issue any person or authority, includes the government in appropriate cases, direction, order or writs, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari and any of them. अब रिट क्या है? ये रिट 5 प्रकार के रिट हैं। ठीक है, अगर हाई कोर्ट का जो 226 का जो एरिया है वो 32 जो सुप्रीम कोर्ट का एरिया है उससे काफी वाइड है। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो दूसरे मामलों में भी, मतलब फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के अलावा भी अगर कोई मैटर है उसमें भी वो ये रिट इशू कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्पेशली सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर ही ये जो रिट्स हैं इसे इशू कर सकता है। अब है हेबियस कार्पस। A simple dictionary meaning of the writ of habeas corpus is a writ requiring a person under arrest of illegal detention to be brought before a judge or into court, especially to secure the person's release unless lawful grounds are shown for their detention. ठीक है, हेबियस कार्पस का मतलब क्या है? कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, शो मी द बॉडी। अगर किसी व्यक्ति को कहीं डिटेन किया हुआ है तो उसे जज अपने सामने लाने के लिए कह सकता है कि उसे पेश किया जाए। ठीक है ना, उस व्यक्ति को क्यों डिटेन किया है कारण बताने के लिए कहा जा सकता है, उसे कहा जाता है हेबियस कार्पस रिट। मैंडेमस का अर्थ होता है परमादेश, अ रिट इशूड एज अ कमांड टू द इंफीरियर कोर्ट और ऑर्डरिंग अ पर्सन टू परफॉर्म अ पब्लिक और स्टैट्यूटरी ड्यूटी। ऐसे आदेश दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कीजिए। ठीक है ना, हायर इसमें कमांड दी जाती है इंफीरियर कोर्ट को। आप अपने सबऑर्डिनेट किसी कोर्ट को ऑर्डर दे सकते हैं कि अब वाई आर यू नॉट परफॉर्मिंग योर ड्यूटी, आप अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है। प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। A writ of prohibition is issued primarily to prevent an inferior court or tribunal from exceeding its jurisdiction in case pending before it or acting contrary to the rules of natural justice. ठीक है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट काम करने पर ये प्रोहिबिशन की रिट जारी की जाती है। को वारंटो, अधिकार प्रच्छा। दिस सिंपली मींस व्हाई व्हाट वारंट। दिस रिट इज इशूड टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ अ पर्सन और पब्लिक ऑफिस। इट रेस्ट्रेन द पर्सन or authority to act in a public office which he or she is not entitled to। किस अधिकार से आपने पद धारण किया है ये पूछा जाता है। ठीक है, एंड दिस स्टॉप्स, और ये केवल है ना प्राइवेट पे लागू नहीं होता, केवल पब्लिक ऑफिसेस पे, जो पब्लिक पद है ना, पब्लिक पोजीशंस हैं, उन पर ही एप्लीकेबल होता है किस अधिकार से आपने पद धारण किया है। ठीक है, ये बात उससे पूछा जाता है को वारंटो में। सर्स्योररी, उत्प्रेषण। लिटरली सर्स्योररी मीन्स टू बी सर्टिफाइड। The writ of the certiorari can be issued by the Supreme Court or any of the High Court for quashing the order already passed by the inferior court। ठीक है ना, इसे सर्टिफाइड किया जाता है कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसे सर्टिफाई कर दिया जाता है कि हाई कोर्ट क्वैश कर दिया जाता है। ठीक है, और ट्रिब्यूनल का या किसी क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी का जो ऑर्डर है उसे कैंसिल किया जाता है, क्वैश किया जाता है, तब सर्स्योररी इशू की जाती है। द हाई कोर्ट इज कन्फर्ड विद these powers under Article 226 of the Constitution of the India for enforcement of any of the fundamental rights conferred by Part 3 of the Constitution or for any other purpose. Article 226 determines that every high court shall have superintendence over all courts and tribunal throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction। ठीक है ना, तो जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं ना,
जो ट्रिब्यूनल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कंज्यूमर फोरम की हम बात कर लें, ठीक है, या लेबर कोर्ट्स की हम अगर स्टेट में बात कर लेते हैं, ठीक है, तो उन सभी के ऊपर किसका किसका सुपरिटेंडेंस, किसका नजरिया, हु कैन कीप अ वॉच ऑन दोज ट्रिब्यूनल्स? हाई कोर्ट। उन सब पर भी हाई कोर्ट ही वॉच रखता है। ओके, तो विच इज एक्सरसाइज जुडिशियल एक्सेप्ट अ कोर्ट फॉर्म अंडर अ लॉ रिलेटेड टू आर्म फोर्स। The High Court can, under 227, call for returns from such court, make and issue general rules and prescribe form for regulating the practice and proceedings of such courts. It prescribes form in the books in which books, entries, and account be kept by the officers of any such court. Settle tables or fees to be allowed to the sheriff and all clerks and officers of the court. Okay, thank you so much. अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे. Thank you so much बच्चों.